Hello everyone, welcome to NJ classes. So in our today's class, we will discuss about the reproduction in organism. ये जो reproduction in organism chapter है, ये हमारा class 12th का first chapter है and ये basically इसमें बहुत basic है आपका सारे organism के बारे में, plant, animal और micro organism में कैसे reproduction होता है, तो basically हम उसके बारे में यहाँ पे आपका discuss करेंगे. तो फर्स्टली हमारा व्हाट इज रिप्रोडक्शन. हमने चैप्टर का नाम बोला है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म. तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि रिप्रोडक्शन का क्या मीनिंग है. रिप्रोडक्शन क्या है हमारा. Reproduction is the biological process by which an organism produces offspring of its own type. Basically जो हमारा reproduction है ये हमारी एक process है, biological process है जिसमें organism अपनी तरह एक और organism का production करता है. देखिए हमने क्लास 11th में लिविंग वर्ल्ड चैप्टर पढ़ा था. लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में हमने पढ़ा था कि रिप्रोडक्शन इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. हमने रिप्रोडक्शन को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी में इंक्लूड नहीं किया था बिकॉज कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसमें रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है बट वो लिविंग है. बट बेसिकली जो हमारा रिप्रोडक्शन है ये जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे आप प्लांट की बात करो या एनिमल है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगस, सब क्या करेंगे आपका रिप्रोड्यूस करेंगे. वो कैसे भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, असेक्सुअल मेथड से कर सकते हैं, सेक्सुअल मेथड से कर सकते हैं, वो मैटर नहीं करता. बट जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब क्या करेंगे, हमारा रिप्रोडक्शन करेंगे. रिप्रोडक्शन करके क्या करेंगे, अपनी तरह एक ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करेंगे. तो रिप्रोडक्शन इज द मीन ऑफ परपिचुएशन ऑफ लाइफ फॉर्म. परपिचुएशन का मीनिंग क्या होता है, अगर हम सिंपल लैंग्वेज परपिचुएशन की बात करें तो परपिचुएशन मीनिंग क्या है आपका, दिस इज द कॉन्टिन्यूएशन. मीन्स अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें, ह्यूमन कपल आपस में रिप्रोड्यूस कर रहा है, बेबी प्रोड्यूस कर रहा है, तो मीन्स वो क्या कर रहा है, अपनी फैमिली को आगे बनाए रख रहा है कि पहले वो रिप्रोड्यूस करेगा, बेबी बनाएगा, देन बेबी आपका मैच्योर होगा, डेवलप करेगा सेक्स ऑर्गन, देन उसके बाद वो एडल्ट में जब कन्वर्ट हो जाएगा तो वो आपका रिप्रोड्यूस करके वो अगेन बेबी प्रोड्यूस करेगा. तो सब क्या कर रहे हैं, अपनी लाइफ फॉर्म को कंटिन्यू करके रख रहे हैं. अगर रिप्रोडक्शन नहीं होता ह्यूमन में तो आज हम लोग एग्जिस्ट नहीं करते, या फिर अगर प्लांट्स में रिप्रोडक्शन नहीं होता तो आज के प्लांट आपके एग्जिस्ट नहीं करते. सेम आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ भी है कि अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं करते तो वो अभी तक यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होते. तो रिप्रोडक्शन किस में हेल्प करता है कि कोई भी स्पीशीज है, कोई भी ऑर्गेनिज्म की स्पीशीज है, वो अपनी कंटिन्यूएशन वहां पे बनाए रखे. तो दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ द रिप्रोडक्शन कि ये क्या करता है, इट मेंटेन द परपेचुएशन ऑफ द लाइफ फॉर्म या फिर इट मेंटेन्स द कंटिन्यूएशन ऑफ द लाइफ फॉर्म. नाउ यहाँ पे हमारा एक टर्म यूज होता है लाइफ स्पेन. नाउ व्हाट इज लाइफ स्पेन, व्हाट डू वी मीन बाय लाइफ स्पेन. ये क्या है हमारा, दिस इज द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. हमने लाइफ स्पेन किस टाइम पीरियड को बोला है कि कोई अभी बेबी कोई हुआ है, ठीक है, किसी कपल ने रिप्रोड्यूस किया 9 मंथ प्रेगनेंसी के बाद, अभी जब बेबी का डिलीवरी हुआ तो उस टाइम पीरियड से लेके जब तक उसकी नेचुरल डेथ नहीं होगी, हमने यहाँ स्पेसिफिक टर्म यूज किया है नेचुरल डेथ. हम यहाँ एक्सीडेंटल डेथ की बात नहीं कर रहे हैं. एक्सीडेंटल डेथ कैसे भी हो सकती है, उसको कोई डिजीज हो गई, मीन्स जैसे ह्यूमन की अगर हम ऑन एन एवरेज एज की बात करें तो ह्यूमन की जो एज होती है वो हमारी जनरली 60 to 70 ईयर्स होती है, ये एवरेज एज है. अगर ह्यूमन का डेथ आपका 30 ईयर में या 40 ईयर में हो गया, किसी पर्सन का डेथ 30 या 40 ईयर में हो गया, तो वो क्या हो जाएगी, उसकी एक्सीडेंटल डेथ हो जाएगी. तो हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, नेचुरल डेथ की, कि जितना हमारा एवरेज लाइफ स्पेन है जब तक वो आपका बर्थ से लेके उस टाइम पीरियड तक का जो हम टाइम पीरियड बोल रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे, लाइफ स्पेन. तो हमें क्लियर यहाँ पे ये चीज पता होनी चाहिए कि हम कौन सी डेथ की बात कर रहे हैं, नेचुरल डेथ. ये बहुत स्पेसिफिक है, इस टर्मिनोलॉजी को याद रखना, कभी भूलना नहीं. लाइफ स्पेन का मीनिंग क्या है, इट इज द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. ये क्या आपका, दिस इज द लाइफ स्पेन. अब नेक्स्ट चीज हमें क्या याद रखनी है कि जो लाइफ स्पेन है इट इज नॉट रिलेटेड विद द साइज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. कि ऐसा नहीं है कि आपका एलिफेंट का बहुत बड़ा साइज है तो वो आपका बहुत ईयर्स तक सबसे ज्यादा लाइफ स्पेन उसका होगा, या जो डॉल्फिन है, ब्लू व्हेल है, उनका बहुत बड़ा साइज है वो आपका बहुत टाइम तक रहेगी. ये ऐसा नहीं है, ये मिथ है. अगर कोई ऐसा बोलता है तो दिस इज अ मिथ. टॉर्टोइस
कितना छोटा ऑर्गेनिज्म है, इतना बड़ा तो नहीं है एज कम्पेयर टू ह्यूमन और एलिफेंट और डॉल्फिन और ब्लू व्हेल, बट वो सबसे ज्यादा लाइफ स्पेन एनिमल में टर्टल का होता है, टॉर्टोइस का होता है। तो हमेशा हमें ये चीज याद रखनी है कि जो लाइफ स्पेन है ये किसी भी ऑर्गेनिज्म के साइज के साथ मैटर नहीं करता है, ठीक है। देन नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है, लाइफ स्पेन से रिलेटेड हमारे कुछ टर्मिनोलॉजी है जो हमें इस चैप्टर में पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा मैक्सिमम लाइफ स्पेन। व्हाट डू यू मीन बाय मैक्सिमम लाइफ स्पेन? ये क्या हमारा, दिस इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इयर्स सर्वाइव्ड और दिस इज द एज रीच्ड बाय एनी मेंबर ऑफ स्पीसीज, कि कोई पर्सन कितना ज्यादा आपका सरवाइव कर पा रहा है, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ ईयर है उसको आप क्या बोल रहे हो, मैक्सिमम लाइफ स्पेन। कि मीन्स अगर हम पूरी एक ह्यूमन पॉपुलेशन की बात करें ऑल ओवर द वर्ल्ड, हम केवल इंडिया की बात नहीं कर रहे या पर्टिकुलर रीजन का बात नहीं कर रहे, हम ऑल ओवर द वर्ल्ड बात कर रहे हैं कि जो आपका ह्यूमन स्पीशीज है उसमें कौन सा ऐसा ह्यूमन था जो सबसे ज्यादा आपका जिसने स्पेंड किया टाइम, वो क्या हो जाएगा हमारा मैक्सिमम लाइफ स्पेन। तो अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन का जो मैक्सिमम लाइफ स्पेन होता है वो कितना होता है हमारा, इसको हम यही नोट डाउन कर देते हैं। मैक्सिमम लाइफ स्पेन ऑफ ह्यूमन इज 121 ईयर्स। जो ह्यूमन का मैक्सिमम लाइफ स्पेन है वो कितना है, 120 ईयर्स का है। ये हमारा एक पर्सन था जापान का, वो आपका 121 ईयर तक सरवाइव कर पाया था, बाद में इसकी निमोनिया की वजह से डेथ हो गई थी। बट अगर हम पूरे ह्यूमन पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं तो हमारा जो मैक्सिमम लाइफ स्पेन है वो कितना है आपका 121 ईयर। इसकी अगर हम नाम की बात करें, जो पर्सन था जो 121 ईयर तक सरवाइव किया था उसका नाम था शिरेशियो इजाइमी। ये पर्सन था आपका जापान का, ठीक है। तो ये क्या हमारा, दिस इज अवर मैक्सिमम लाइफ स्पेन, की मीन्स हमारे जो भी कम्युनिटी में कोई भी पॉपुलेशन है वो कितने टाइम तक आपका सरवाइव कर पा रही है, दैट इज द मैक्सिमम लाइफ स्पेन। देन नेक्स्ट टर्म आता है हमारा एवरेज लाइफ स्पेन। नाउ व्हाट इज एवरेज लाइफ स्पेन? एवरेज लाइफ स्पेन का मीनिंग है एवरेज नंबर ऑफ इयर्स सर्वाइव्ड और एज रीच्ड बाय मेंबर ऑफ अ पॉपुलेशन। एवरेज लाइफ स्पेन का मीनिंग क्या है कि कोई पॉपुलेशन कितने टाइम तक आपका सरवाइव कर पा रही है, उसको हमने क्या बोल दिया है, एवरेज लाइफ स्पेन को बोल दिया है, ठीक है। जो एवरेज हम जितना सरवाइव कर पाते हैं। तो बेसिकली अगर हम बात करें मैक्सिमम लाइफ स्पेन क्या हमारा, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ स्पीशीज। आप एक पर्टिकुलर स्पीशीज की बात कर रहे हो, और एवरेज लाइफ स्पेन क्या होगा हमारा, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ पॉपुलेशन। आप यहाँ पे पूरी एक पॉपुलेशन की बात कर रहे हो, ठीक है। देन नेक्स्ट टर्म आता है हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अब व्हाट डू यू मीन बाय लाइफ एक्सपेक्टेंसी? इट इज द नंबर ऑफ इयर्स एन इंडिविजुअल कैन एक्सपेक्ट टू लाइव फॉर, और इट कैन बी डिफाइंड एज द एज एट विच हाफ ऑफ द पॉपुलेशन सर्वाइव। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मीनिंग क्या है कि ऐसी एज जिसपे हाफ ऑफ द पॉपुलेशन सर्वाइव कर पाए। सपोज अगर हम 50 इयर्स मान के चले फॉर अ ह्यूमन पॉपुलेशन, सपोज 50 ईयर तक हाफ ऑफ द पॉपुलेशन सर्वाइव कर रही है, तो हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी हो जाएगी, 50 ईयर। अगर हम प्लांट के केस की बात करें कि सपोज एक हमारा एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, सपोज रोज का प्लांट है, वो आपका जो हाफ ऑफ द पॉपुलेशन है 10 ईयर तक आपका सर्वाइव कर रही है, मतलब 50% ऑफ द पॉपुलेशन 10 ईयर तक सर्वाइव कर रही है, तो हम उसको क्या बोल देंगे, दिस इज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ द रोज प्लांट। तो तीनों टर्म हमारे डिफरेंट है। मैक्सिमम लाइफ स्पेन का मीनिंग क्या है कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ ईयर है जो एक स्पीशीज आपका पहुंच पा रही है, उसको हमने क्या बोल दिया, मैक्सिमम लाइफ स्पेन। सेकेंड टर्म आया था हमारा एवरेज लाइफ स्पेन। एवरेज लाइफ स्पेन का मीनिंग क्या है कि जो एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स है जिसपे एक पॉपुलेशन सरवाइव कर पा रही है, उसको हमने बोल दिया एवरेज लाइफ स्पेन। देन थर्ड टर्म आया हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मीनिंग क्या था कि हाफ ऑफ द पॉपुलेशन जिस टाइम पीरियड तक आपका सरवाइव कर पा रही है, जिस ईयर तक आपका सरवाइव कर पा रही है, दैट इज नॉन एज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी। नाउ अगर हम इंडिया की बात करें, इन इंडिया बेसिकली जो हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी है पीपल का, वो कितना है आपका इन इंडिया, इट इज 65 years।
इंडिया में जो हमारा जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है ह्यूमन का, फॉर ह्यूमन हम ये बात कर रहे हैं, ये भी हमें क्लियर होना चाहिए। फॉर ह्यूमन इन इंडिया जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो कितना है हमारा, इट इज 65 ईयर। और अगर हम यूएस की बात करें तो इन यूएस दिस लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज 78 ईयर्स। अब ये मैटर कर सकता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडिया में कुछ हो सकता है इंडिया में किसी और स्टेट में कुछ हो सकता है, या पूरे वर्ल्ड में कुछ और हो सकता है। ये पूरे वर्ल्ड की बात नहीं कर रहे, मैक्सिमम लाइफ स्पेन हम पूरा वर्ल्ड लेके चल रहे हैं, लेकिन जो हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो रीजन वाइज लेके चल रहे हैं। कि सपोज एक स्टेट में आपका 60 ईयर है, दूसरे स्टेट में आपका 62 ईयर है, तो हम उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ अ स्टेट वहां पे बात करेंगे, ठीक है। तो आई थिंक हमें तीनों अभी क्लियर होंगे कि आपका मैक्सिमम लाइफ स्पेन क्या है, आपका एवरेज लाइफ स्पेन क्या है, और आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है। हमें ये सारे टर्म्स याद होने चाहिए, बेसिकली बोर्ड्स पे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है इनसे हमारा। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट लाइफ स्पेन ऑफ सम ऑर्गेनिज्म। हम यहाँ पे कुछ प्लांट्स एंड एनिमल के लाइफ स्पेन डिस्कस करेंगे जो इंपॉर्टेंट है, बेसिकली जो हमें एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फर्स्टली वी विल डिस्कस द लाइफ स्पेन ऑफ द सिकोया। सिकोया क्या है हमारा, दिस इज द ओल्डेस्ट ट्री, ठीक है। तो इसका लाइफ स्पेन कितना है हमारा, इट इज 3000 to 4000 ईयर्स। ये कितने टाइम तक सरवाइव करता है हमारा, 3000 to 4000 ईयर। तो आप लोग सोच लो कितना पुराना ये आपका ट्री होगा, ठीक है। देन सेकेंड है हमारा पीपल ट्री। पीपल ट्री का कितना होता है हमारा, इट इज 2000 to 3000 ईयर्स। हम ईयर्स की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना, मंथ्स नहीं बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं ईयर्स, ठीक है। तो जो हमारा पीपल है वो कितना है आपका 2000 to 3000 ईयर्स। इसके अलावा नेक्स्ट है हमारा बेनियन ट्री। बेनियन ट्री का कितना होता है हमारा लाइफ स्पेन, इट इज 200 to 300 ईयर्स, ठीक है। सबसे पुराना कौन था, सिकोया, 3000 to 4000 ईयर। देन पीपल था हमारा 2000 to 3000 ईयर। देन हमारा बेनियन ट्री था, दैट इज 200 to 300 ईयर। देन आपका राइस है। राइस की अगर हम बात करें तो इसका लाइफ स्पेन मंथ्स का होता है, आपने देखा होगा ये केवल मंथ्स के लिए रहता है, तो इट इज 3 to 4 मंथ्स। राइस का कितना हमारा, इट इज 3 to 4 मंथ्स, ये मंथ्स में आपका लाइफ स्पेन रहेगा। देन अगर हम रोज की बात करें, जो रोज का प्लांट है कितने टाइम तक आपका सर्वाइव करेगा, इट विल सर्वाइव टू 5 to 7 ईयर्स। इसका लाइफ स्पेन कितना है, 5 to 7 ईयर्स का है। देन अगर अपन बनाना प्लांट का बात करें, जो बनाना का ट्री होता है वो कितना होगा आपका, इट इज लाइफ स्पेन इज 25 ईयर्स। ये आपका कितने टाइम के लिए सर्वाइव करेगा, फॉर 25 ईयर। एंड अगर हम मैंगो ट्री का बात कर रहे हैं तो फॉर मैंगो ट्री जो लाइफ स्पेन होगा वो हमारा कितना होगा, इट इज 200 ईयर्स। तो ये किसका लाइफ स्पेन है, दीज आर द लाइफ स्पेन ऑफ द प्लांट्स, ठीक है। देन नेक्स्ट है हमारा बटरफ्लाई। बटरफ्लाई किसका एग्जांपल है, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द एनिमल। तो जो हमारा बटरफ्लाई का जो लाइफ स्पेन होता है ये हमारा कितना है, दिस इज 1 to 2 मंथ्स, ठीक है। इसका जो लाइफ स्पेन होगा आपका वो कितना होगा आपका, फॉर बटरफ्लाई इट इज 1 to 2 वीक्स। ये आपका 1 to 2 वीक्स का होगा। देन अगर हम फ्रूट फ्लाई की बात करें तो फ्रूट फ्लाई का कितना आपका 30 डेज, या फिर आप सीधे सीधे बोल सकते हो 1 मंथ का। फ्रूट फ्लाई आपका 1 मंथ तक ही सरवाइव कर सकती है। इसके अलावा अगर हम डॉग का बात करें तो डॉग का जो हम नॉर्मल लाइफ स्पेन बोलते हैं वो हम बोलते हैं 15 to 20 ईयर्स। अब ये डिपेंड करता है, किसी का इससे ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन जनरल अगर हम बात करें तो इट इज 15 to 20 ईयर। देन क्रोकोडाइल का कितना होगा हमारा, फॉर क्रोकोडाइल इट इज 60 ईयर्स। एंड देन फॉर एलिफेंट ये हमारा कितना होगा, फॉर एलिफेंट इट इज 60 to 90 ईयर्स। एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट टॉर्टोइस, तो टॉर्टोइस का कितना होगा बेसिकली हमारा, फॉर टॉर्टोइस जो हमारा लाइफ स्पेन है इट इज 100 to 150 years. Then for crow the life span is your 15 years. तो ये क्या हमारे, this is the life span of some common organism. तो एनिमल्स की अगर हम बात करें तो बेसिकली सबसे ज्यादा जो हम बोलते हैं लाइफ स्पेन वो आपका टॉर्टोइस का होता है, ये आपका 100 to 150 ईयर्स तक सर्वाइव कर सकता है। प्लांट्स में अगर हम बोले तो सिकोया का जो हमारा ट्री है उसका सबसे ज्यादा लाइफ स्पेन होता है, दैट इज 3000 to 4000 ईयर का। तो ये हमारे कुछ लाइफ स्पेन है, ये हमें याद रखनी है। आपकी एनसीईआरटी बुक में भी ये मेंशन है, वहां पे आपको ईयर मेंशन नहीं है, तो उसको एक बार आप देख लीजिएगा। देन जो हमारी लाइफ स्पेन है, चाहे वो आपका, हमने कोई भी लाइफ स्पेन आपका बोला, मैक्सिमम लाइफ स्पेन, एवरेज लाइफ स्पेन या
आपका जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। इन जनरल टर्म अगर हम लाइफ स्पेन का बात करें तो हमारी जो लाइफ स्पेन है, जो हमारा बर्थ से लेके पूरा नेचुरल डेथ तक का टाइम पीरियड था, इसमें हमारी 3 फेजेस प्रेजेंट होती है। तो हमारी कौन कौन सी 3 फेजेस प्रेजेंट होगी इन अवर लाइफ स्पेन? फर्स्ट जो हमारी फेज है दैट इज द जुवेनाइल फेज। जुवेनाइल या फिर हम इसको बोलते हैं वेजिटेटिव फेज। जुवेनाइल आपका एनिमल के केस में ये यूज होता है, वेजिटेटिव आपका जनरली प्लांट के केस में यूज होता है टर्म। तो इसका मीनिंग क्या? इट इज द प्री रिप्रोडक्टिव फेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ एन इंडिविजुअल। अब अगर मैं प्लांट की बात कर रही हूँ तो प्लांट में क्या होगा, जब आपका रूट, स्टेम और जब लीव्स का प्रोडक्शन होता है, ये वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट है, तो जब इनका प्रोडक्शन होगा तो वो कौन सी फेज होगी? हमारी वेजिटेटिव फेज। एनिमल की अगर हम बात करें तो जनरली जो हमारी 10 ईयर तक का एज होता है, फर्स्ट टू 10 ईयर का जो एज होता है, जिसमें हमारे जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं उनका डेवलपमेंट एज सच नहीं होता है, मैच्योरेशन नहीं होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? जुवेनाइल फेज। तो बेसिकली ये क्या आपका, दिस इज द पीरियड ऑफ ग्रोथ बिटवीन बर्थ ऑफ एन इंडिविजुअल अप टू द रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी, कि जब तक कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्टिव मैच्योर ना हो जाए। प्लांट्स में जब तक वो फ्लावर और फ्रूट्स का प्रोडक्शन ना करे, एनिमल्स में जब तक वो अपने सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट ना करे, मैच्योरेशन ना करे, तो तब तक हम उस फेज को क्या बोलेंगे? जुवेनाइल और वेजिटेटिव फेज। नाउ सेकेंड जो हमारा फेज होता है दैट इज द रिप्रोडक्टिव और मैच्योरिटी फेज। अब ये रिप्रोडक्टिव और मैच्योरिटी फेज क्या होता है हमारा? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डेवलप्स एंड मैच्योर ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस पीरियड में केवल क्या होगा हमारा? मैच्योरेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब ये चाहे आप प्लांट की बात करो चाहे आप एनिमल की बात करो, दोनों में ये बेसिकली आपका सेम होगा। तो ऑन दिस, बेस्ड ऑन द सेक्सुअलिटी, जो हमारे प्लांट्स है उनको हम टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं। वन इज मोनोकार्पिक प्लांट एंड सेकेंड वन इज द पॉलीकार्पिक प्लांट। व्हाट डू यू मीन बाय मोनोकार्पिक प्लांट? यहाँ इसका क्या मीनिंग है? जो प्लांट है, प्लांट फ्लावर ओनली वंस इन इट्स लाइफ साइकिल, ओनली वन इट्स लाइफ साइकिल। जो हमारा प्लांट है वो अपनी पूरी लाइफ साइकिल में केवल एक बार ही फ्लावरिंग करेगा। अब उसका वो लाइफ पीरियड कितना भी हो सकता है, उसका लाइफ स्पेन चाहे आप कुछ मंथ्स की बात करो या कुछ ईयर्स की बात करो, वो अपने पूरे लाइफ स्पेन में केवल एक बार ही फ्लावर करेगा। जो ऐसे फ्लावर होते हैं दे आर नॉन एज द, जो ऐसे प्लांट्स होते हैं दे आर नॉन एज द मोनोकार्पिक प्लांट्स। Plants which will flower only once during their lifespan या during their life cycle, they are known as monocarpic plants. Now जो second term है हमारा polycarpic plant, इसके just opposite होंगे आपके, ये क्या होंगे आपके? Plants flower at इंटरवल। यहाँ पे जो हमारे प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं? एक रेगुलर इंटरवल पे वो क्या कर सकते हैं? आपके फ्लावर कर सकते हैं। यहाँ पे वो कितने भी बार आपका फ्लावरिंग कर सकते हैं। तो अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो फॉर मोनोकार्पिक प्लांट्स हमारे कौन कौन से प्लांट्स आ जाएंगे आपके? सबसे पहले तो आपके जो भी एनुअल प्लांट्स है, ऑल एनुअल प्लांट्स। एनुअल प्लांट्स का मीनिंग क्या है? प्लांट जिनका लाइफ साइकिल केवल एक ईयर तक का होता है। तो एक ईयर तक का है तो वो केवल क्या करेंगे? एक ही बार फ्लावरिंग करेंगे। तो एनुअल प्लांट पे कौन से आ जाते हैं हमारे? राइस है, वीट है, ये सब किस में आ जाएंगे? हमारे एनुअल प्लांट में। सेकेंड यहाँ पे एग्जाम्पल आता है हमारा, सेकेंड आर द बाई एनियल प्लांट्स। बाई एनियल प्लांट्स का मीनिंग क्या है? कि प्लांट्स आपका फर्स्ट ईयर में तो क्या करेंगे? अपना वेजिटेटिव फेज करेंगे, मीन्स वो आपका स्टेम, रूट, लीफ इनको डेवलप करेंगे, और सेकेंड ईयर में आपका फ्लावर एंड फ्रूटिंग करेंगे। तो जितने भी हमारे बाई एनियल प्लांट्स हैं वो भी कैसे होंगे? हमारे मोनोकार्पिक प्लांट। इनका लाइफ साइकिल तो 2 ईयर का है। फर्स्ट ईयर में तो केवल ये क्या कर रहे हैं? रूट, स्टेम और लीफ का डेवलपमेंट कर रहे हैं। लेकिन जो सेकेंड ईयर है उस सेकेंड ईयर में क्या कर रहे हैं? आपका फ्रूटिंग एंड फ्लावरिंग कर रहे हैं। तो ये इसका और क्या एग्जांपल हो जाएगा? आपका बाई एनियल प्लांट। और पॉलीकार्पिक प्लांट्स की अगर हम एग्जांपल की बात करें तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा हमारा? आपके जो पैरेनियल प्लांट्स है, पैरेनियल प्लांट्स का मीनिंग क्या है? आपके प्लांट्स जो आपका 2 ईयर से ज्यादा सर्वाइव कर पाते हैं। एनुअल प्लांट जो 1 ईयर सर्वाइव करेंगे, बाई एनियल प्लांट जो 2 ईयर सर्वाइव करेंगे, और प्लांट जो 2 ईयर से ज्यादा सर्वाइव कर पाते हैं दे आर नॉन एज द पेरेनियल प्लांट। तो इनके एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं? लाइक योर एप्पल, मैंगो, ये सब क्या हो जाएंगे आपके? दे आर द एग्जांपल ऑफ द पेरेनियल प्लांट। लेकिन यहाँ पे हमारा एक एक्सेप्शन आता है,
योर बैम्बू प्लांट, इसको हम नोट करके यहाँ पे नोट डाउन कर देते हैं, बैम्बू प्लांट। बैम्बू का अगर हम साइंटिफिक नेम बोले तो वो क्या हमारा, दैट इज बैम्बूसा टुल्डा। दिस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द बैम्बू प्लांट। ये क्या करता है, अपनी पूरी लाइफ साइकिल में केवल एक बार फ्लावरिंग करता है। ये पेरेनियल प्लांट का एग्जांपल है, लेकिन ये अपनी पूरी लाइफ साइकिल में केवल एक बार ही फ्लावरिंग करेगा। तो बैम्बू प्लांट फ्लावर्स ओनली वंस इन इट्स लाइफ साइकिल। तो दिस इज द एक्सेप्शन ऑफ पेरेनियल प्लांट। पेरेनियल प्लांट तो सारे कैसे थे, पॉलीकार्पिक थे, लेकिन जो हमारा बैम्बू प्लांट है ये अपनी पूरी लाइफ साइकिल में केवल एक बार आपका फ्लावरिंग करता है, और फ्लावरिंग करने के बाद इसकी बेसिकली डेथ हो जाती है। तो ये आपके ऑन बेस्ड ऑन द सेक्सुअलिटी हमारे प्लांट्स के टू टाइप्स है, आपके मोनोकार्पिक प्लांट्स एंड द पॉलीकार्पिक प्लांट्स। नाउ सेकेंड है हमारा, एनिमल्स के क्या टाइप होंगे बेस्ड ऑन द टाइम ऑफ ब्रीडिंग। जो हमारे एनिमल्स हैं ये बेसिकली आपके टू टाइप्स के होते हैं। आपने सुना होगा कि आपके जो कुछ सीजनल ब्रीडर्स होते हैं और कुछ आपके कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर होते हैं। तो अगर हम सीजनल ब्रीडर की बात करें तो ये क्या होंगे, दे रिप्रोड्यूसेस एट रेगुलर इंटरवल, या फिर ये क्या होता है, आपके कुछ इंटरवल में ही आपका रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, या फिर दे रिप्रोड्यूसेस एट रेगुलर इंटरवल और पर्टिकुलर टाइम पीरियड ऑफ ईयर। मीन्स ऐसा नहीं है कि कंटिन्यूअसली आपका रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, कि ये कभी भी रिप्रोड्यूस करने के लिए आपके सेक्सुअली एक्टिव है, ऐसा नहीं होता है। केवल पूरे ईयर का कुछ टाइम पीरियड ऐसा होता है जिसमें ये जो एनिमल्स हैं वो आपके सेक्सुअली एक्टिव होते हैं। कंटिन्यूअस ब्रीडर की अगर हम बात करें तो कंटिन्यूअस ब्रीडर क्या होंगे आपके, ये थ्रू आउट द ईयर आपका इजीली रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। तो दे रिप्रोड्यूसेस continuously throughout the year। तो ये क्या हमारे, दिस इज द डेफिनेशन फॉर द कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर एंड सीजनल ब्रीडर। सीजनल ब्रीडर मीन्स केवल एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होगा पूरे साल का जिसमें एनिमल आपका रिप्रोडक्शन कर सकता है। और सेकंड द कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर, उसका मीनिंग क्या था कि आपका जो एनिमल है या ऑर्गेनिज्म है वो आपका थ्रू आउट द ईयर आपका इजिली रिप्रोडक्शन कर सकता है। तो अगर हम एग्जाम्पल की बात करें सीजनल ब्रीडर के, तो सीजनल ब्रीडर कौन कौन से होते हैं हमारे, फ्रॉग्स हो सकते हैं, ये केवल पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आपका रिप्रोड्यूस करते हैं, या लिजर्ड्स हो सकते हैं, ये भी आपका पर्टिकुलर टाइम पीरियड में रिप्रोड्यूस करेंगे। अगर हम कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर की बात करें तो कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर में क्या आ जाते हैं आपके, हनी बी, ह्यूमन बीइंग, ये किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे आपके, दे आर द एग्जाम्पल ऑफ द कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर। देन आपके यहाँ पे अभी हमने ब्रीडर्स की बात करी, सीजनल ब्रीडर एंड आपका कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर। तो इससे रिलेटेड हमारे टू टर्म्स आते हैं, एस्ट्रस साइकिल एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये इन टॉपिक से रिलेटेड है इसलिए हम इसको यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। बाकी मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम और अच्छे से डिटेल में आपका डिस्कस करेंगे इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर। लेकिन यहाँ पे हम देख लेते हैं कि व्हाट इज एस्ट्रस साइकिल एंड व्हाट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल। एस्ट्रस साइकिल की बात करें तो ये क्या है हमारे, दीज आर द साइक्लिकल, ये कैसे होंगे आपके, दे विल बी योर साइक्लिकल चेंजेस, मतलब ये कुछ टाइम पीरियड में ही आपके चेंजेस हो सकते हैं ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव phase of an organism in which it is sexually active। एस्ट्रस साइकिल का मीनिंग क्या है कि जो हमारा एनिमल है उसके लाइफ साइकिल में जो रिप्रोडक्टिव फेज वाला जो हमारा टाइम पीरियड है, ये वो टाइम पीरियड होगा आपका जिसमें वो सेक्सुअली एक्टिव होंगे। सेक्सुअली एक्टिव का मीनिंग क्या है कि वो आपका रिप्रोडक्शन करके फर्टाइल ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो एस्ट्रस साइकिल क्या है, दीज आर द साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन विच इट इज या दे आर सेक्सुअली एक्टिव। तो यहाँ पे क्या होता है बेसिकली हमारा,
ये बेसिकली आपके नॉन प्राइमेट्स में प्रेजेंट होते हैं, केवल कुछ टाइम पीरियड में ही आपका ये एस्ट्रस साइकिल चलता है। तो ये सीजनल ब्रीडर्स में बेसिकली आपका मिलता है। तो ये क्या होंगे आपके, दे कंसिस्ट शॉर्ट पीरियड ऑफ मेंस्ट्रुएशन या ब्लीडिंग, जिसको अपन बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन और ब्लीडिंग। इसमें बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए आपका ये जो मेंस्ट्रुएशन और ब्लीडिंग है ये यहाँ पे प्रेजेंट होता है। और इस टाइम पे जब ये एस्ट्रस साइकिल चलती है तभी जो फीमेल है वो परमिट करती है मेल को फॉर द कॉप्यूलेशन। इसके अलावा वो किसी भी टाइम पे आपका कॉप्यूलेशन या मैटिंग नहीं कर सकते। केवल एस्ट्रस साइकिल ही ऐसा टाइम पीरियड है इन एनिमल्स में जिसमें वो क्या कर सकते हैं, मैटिंग कर सकते हैं या कॉप्यूलेशन कर सकते हैं। तो इनके अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो किस किस में होता है आपका, डॉग में, शीप में, डेयर में, टाइगर में, बेसिकली जो हमारे नॉन प्राइमेट्स है उसमें आपकी ये साइकिल चलती है। ठीक है। देन सेकेंड है हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब ना व्हाट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये जस्ट इसका जस्ट अपोजिट होता है। होल दोनों सेम है, आपका दोनों रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगा, बस इसमें थोड़ा सा हमारा डिफरेंस आ जाता है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है आपका, ये भी क्या आपका साइक्लिकल चेंजेस ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ प्राइमेट्स। जो हमारे प्राइमेट्स हैं, ह्यूमन बींग है, मोंकी है, तो हम उनकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। बेसिकली ये भी आपका एस्ट्रस साइकिल की तरह है, बस वहां पे डिफरेंस आ जाता है, वो केवल कुछ टाइम चलता है, वो एक इंटरवल में चलता है, ये आपका रेगुलर बेसिस पे। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होती है बेसिकली आपकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है इसमें कौन कौन सी फेज प्रेजेंट होती है, इट कंसिस्ट ऑफ, इसमें कौन कौन सी आपकी फेजेस आएगी, मेंस्ट्रुअल फेज, ठीक है, जो ब्लीडिंग वाला फेज होता है, प्रोलिफरेटिव फेज जिसमें आपके जो फॉलिकल्स है इनका डेवलपमेंट होगा, एंड सिक्रेटरी फेज। तो ये बेसिकली आपके स्टेजेस है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर आती है। इनको वैसे हम और डिटेल में आपका अभी जो नेक्स्ट चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के बाद जो हमारे ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर है उसमें हम ज्यादा अच्छे से डिटेल में स्टडी करेंगे कौन कौन से चेंजेस आते हैं, कौन कौन से हार्मोन्स यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। बहुत बड़ी प्रोसेस है, वो हम वहाँ पे आपका डिस्कस करेंगे। बस यहाँ पे हमें जनरल इसके बारे में पता होना चाहिए कि ये किसकी साइकिल है, एक तो प्राइमेट्स की साइकिल है। ठीक है। और इसमें ये आपकी 3 फेजेस प्रेजेंट होंगी, आपका मेंस्ट्रुअल फेज, proliferative phase and secretory phase। यहाँ पे ये आपका एस्ट्रस साइकिल से थोड़ा अपोजिट होगा। एस्ट्रस साइकिल में क्या था, जब वो साइकिल हो रही थी तभी फीमेल आपका परमिशन दे रही थी फॉर द कॉप्युलेशन, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। मेंस्ट्रुअल साइकिल में ये जब साइकिल हो रही होती है, जब मेंस्ट्रुएशन हो रहा होता है तब परमिशन नहीं मिलती है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे जो प्राइमेट्स है दैट इज ह्यूमन बींग्स, monkeys एंड एप्स, इन सब में क्या होगी हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी। तो दीज आर द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड एस्ट्रस साइकिल, सीजनल ब्रीडर एंड कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर, एंड मोनोकार्पिक प्लांट एंड पॉलीकार्पिक प्लांट। सब किस में आ रहे हैं, बेसिकली आपका रिप्रोडक्टिव फेज में आ रहे हैं। देन जो हमारी लास्ट फेज होती है दैट इज द सेनिसेंट फेज और एजिंग। जो हमारी सेनिसेंट फेज और एजिंग है बेसिकली यहाँ पे क्या है आपकी, दिस इज अ पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज। मीन्स जब रिप्रोडक्शन हो जाता है, ऐसा तो नहीं ना कोई भी ऑर्गेनिज्म पर्टिकुलर हमेशा आपका रिप्रोड्यूस करता रहेगा। अगर वो रिप्रोड्यूस करता रहेगा तो इस पूरे वर्ल्ड में कितनी सारी आपकी पॉपुलेशन हो जाएगी, ओवर क्राउडिंग हो जाएगी, रहने का स्पेस नहीं होगा, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस होगा। तो ये चीज पॉसिबल नहीं है। तो एक पर्टिकुलर एज तक ही आपका रिप्रोडक्टिव एज रहती है जिसमें जो भी ऑर्गेनिज्म है, प्लांट है, एनिमल है, वो आपका रिप्रोड्यूस कर पाता है। उसके बाद वो कैसा हो जाता है आपका, धीरे धीरे उसमें एजिंग होने लगता है। तो सेनिसेंट और एजिंग की अगर हम बात करें, अगर हम इनकी डेफिनेशन देखें तो बेसिकली ये क्या है आपका, दिस इज अ प्रोग्रेसिव डिट्यूरेशन। प्रोग्रेसिव का मीनिंग क्या होता है कि और ज्यादा उसमें कुछ डेवलपमेंट हो रहा है। रेट्रोग्रेसिव मीन्स वो आपका रिपीट हो रहा है, प्रोग्रेसिव मीन्स वो आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो ये कैसा आपका प्रोग्रेसिव डिट्यूरेशन, मतलब डिस्ट्रक्शन इन द बॉडी एंड रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म, कि धीरे धीरे जो हमारी मेटाबॉलिक रिएक्शन है वो भी धीरे धीरे क्या होती रहेंगी आपकी, स्लो होती रहेंगी, और धीरे धीरे वो क्या हो जाएंगे आपकी, डिस्ट्रक्ट हो जाएंगे। और ये अल्टीमेटली क्या कॉज करता है, डेथ कॉज करता है।
तो सेनिसेंट फेज क्या हमारा, दिस इज द प्रोग्रेसिव डिटोरेशन इन द बॉडी एंड द मेटाबॉलिक एक्टिविटी विच विल अल्टीमेटली लीड्स टू द डेथ। तो हमने अभी लाइफ स्पेन में हमारी 3 फेजेस पढ़ी। फर्स्ट वन था हमारा वेजिटेटिव और जुवेनाइल फेज, देन सेकंड हमने पढ़ा आपका रिप्रोडक्टिव फेज, देन थर्ड है हमारा आपका सेनिसेंट और एजिंग फेज। किसी भी ऑर्गेनिज्म की हम बात करें, चाहे वो आपका प्लांट हो, एनिमल हो, कोई भी आपका ऑर्गेनिज्म हो, उसमें ये तीनों फेज आपकी प्रेजेंट होगी और उसमें ये तीनों आपका एज इट इज आपका चलेगा। प्लांट्स में प्लांट की तरह जैसे मोनोकार्पिक पॉलीकार्पिक करके हमने पढ़ा, और आपका जो एनिमल है उसमें सीजनल ब्रीडर और आपका जो कॉन्टिन्यूस ब्रीडर है, इसके रिस्पेक्टिव में आपके सब में होगी। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म में अभी हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, बट बेसिकली उसमें भी सेम चीज होती है, बस उसमें ये आपका स्ट्रेस फेज या मेंस्ट्रुअल फेज ये सारी चीजें प्रेजेंट नहीं होती है। देन जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ये हमारा टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। अभी तो हमने जनरल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा कि रिप्रोडक्शन क्या है हमारा, ये किसी भी ऑर्गेनिज्म की एबिलिटी है जिससे वो क्या कर सकता है, न्यू ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन कर सकता है। जनरली आपका रिप्रोडक्शन था। अब जो रिप्रोडक्शन है बेसिकली वो आपका 2 टाइप्स का होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो नाउ व्हाट इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? फर्स्टली असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मीनिंग क्या है कि यहाँ पे आपके गैमेट का फ्यूजन नहीं होगा। यहाँ पे गैमेट फॉर्मेशन हो सकता है लेकिन फ्यूजन ऑफ गैमेट यहाँ पे एब्सेंट होगा। तो इन योर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्यूजन ऑफ गैमेट्स और फ्यूजन ऑफ गैमेट को हम एक पर्टिकुलर आपकी प्रोसेस देते हैं, नेम देते हैं फर्टिलाइजेशन। फ्यूजन ऑफ गैमेट्स और फर्टिलाइजेशन इज एब्सेंट। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये फ्यूजन ऑफ गैमेट और फर्टिलाइजेशन क्या होता है आपका, एब्सेंट होता है। इसके अलावा यहाँ पे आपका जो मियोसिस है, मियोसिस भी क्या होगा आपका, एब्सेंट होगा। मियोसिस इज एब्सेंट। अब इसके अपोजिट अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बात करें तो इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो हमारा फ्यूजन ऑफ गैमेट है वो आपका प्रेजेंट होगा। फ्यूजन ऑफ गैमेट दैट इज फर्टिलाइजेशन, ये आपका प्रेजेंट होगा। मींस आपका जो मेल एंड फीमेल गैमेट है वो क्या करेंगे, आपस में फ्यूज करेंगे, दे विल फॉर्म अ जाइगोट। आपका फर्टिलाइज करके दे विल फॉर्म अ जाइगोट, देन जाइगोट आपका डेवलप होगा इनटू एम्ब्रियो, देन एम्ब्रियो आपका एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनाएगा। तो ये किसके थ्रू होता है आपका, थ्रू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके अलावा यहाँ पे आपके जो मियोसिस की प्रोसेस है ये भी आपके प्रेजेंट होगी। मियोसिस इज प्रेजेंट। जो गैमेट फॉर्मेशन होता है वो किसके थ्रू होता है आपका, इट विल ऑकर्स थ्रू द मियोसिस। कि जो हमारा जाइगोट है बेसिकली आपका जो मेल एंड फीमेल गैमेट है, male, suppose this is the male gamete and this is the female gamete. This is the female gamete. ये दोनों क्या करेंगे आपका, both will fuse and after fusion ये क्या बनाएंगे, they will form a zygote. तो जो हमारा मेल एंड फीमेल गैमेट है ये दोनों कैसे होते हैं आपके, दे आर हैप्लॉइड इन नेचर, ये एन नेचर के होते हैं। और जाइगोट कैसा होता है हमारा, दिस इज डिप्लॉइड इन नेचर, ये आपका टू एन नेचर का होगा। इसके अलावा अगर हम इसमें बाकी डिफरेंसेस की बात करें, सेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अगर हम बाकी डिफरेंसेस की बात करें तो जो हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है यहाँ पे बेसिकली जो हमारा पेरेंट होगा वो कैसा होगा, यहाँ पे आपको ओनली वन पेरेंट का रिक्वायरमेंट होगा, वही एक पेरेंट आपका आगे जाके रिप्रोड्यूस करके आपके ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन करेगा। तो ये जनरली जो हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये कैसा होता है आपका, इट इज यूनिपेरेंटल। मींस इसमें आपका केवल एक सिंगल इंडिविजुअल का रिक्वायरमेंट होगा। और अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये कैसा हो सकता है आपका, इट इज योर बाई पेरेंटल, कि आपको यहाँ पे 2 डिफरेंट इंडिविजुअल का जरूरत पड़ेगा। मोस्टली बाई पेरेंटल होता है आपका। अगर आप अर्थवॉर्म की बात करो, अर्थवॉर्म में अपन बोलते हैं कि वो कैसा होता है, हर्माफ्रोडाइट होता है, मेल एंड फीमेल सेम इंडिविजुअल में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वहां पे भी क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन भले ही एक ही इंडिविजुअल में प्रेजेंट हो
बट उसके लिए दूसरा अर्थ फॉर्म चाहिए होगा, वो कॉप्यूलेशन करेंगे, मीटिंग करेंगे, देन उसके बाद जाके वो आपका फर्टिलाइजेशन करके आपका आगे जाके जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगे। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा है हमारा, ये ऑलवेज आपका जनरली यूनिपेरेंटल होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोस्टली आपका बाई पेरेंटल होता है, मीन्स इसमें 2 पेरेंट्स का रिक्वायरमेंट होता है। इसके अलावा जो हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, यहाँ पे आपका जो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन है, क्रॉसिंग ओवर यहाँ पे नहीं होता है। यहाँ मियोसिस ही एब्सेंट है, तो दैट मीन्स यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर भी क्या होगा हमारा, एब्सेंट होगा। क्रॉसिंग ओवर क्या हमारी, हमने ये आपका 11th में आपका सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन चैप्टर था, उसमें आपने स्टडी किया होगा क्रॉसिंग ओवर, कि जब 2 क्रोमोसोम्स आपके जो 2 होमोलोगस क्रोमोसोम है वो आपस में क्रॉस करते हैं, फिर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है, वेरिएशन का प्रोडक्शन होता है। तो यहाँ पे बेसिकली जो हमारा क्रॉसिंग ओवर होगा वो आपका एब्सेंट होगा। सो वेरिएशंस आर ऑल्सो एब्सेंट। यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर एब्सेंट है तो हमारा वेरिएशन भी क्या होगा, एब्सेंट होगा। इसका जस्ट अपोजिट होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, यहाँ पे मियोसिस प्रेजेंट था। जनरली जो क्रॉसिंग ओवर है वो किसमें होता है, आपका मियोसिस में, आपकी जो पैकाइटिन स्टेज होती है उसके अंदर होता है। तो यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्रॉसिंग ओवर प्रेजेंट होगा। क्रॉसिंग ओवर प्रेजेंट है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होगा, सो वेरिएशंस आर आल्सो प्रेजेंट। मींस यहाँ पे न्यू टाइप की आपकी वेरिएशन, आपका न्यू टाइप का ऑर्गेनिज्म में न्यू आपके जीनोटाइपिक आपको कैरेक्टर देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा जो हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, यहाँ पे वेरिएशन एब्सेंट था, तो दैट मींस इट हैव नो रोल इन इवोल्यूशन। यहाँ पे आपका इवोल्यूशन नहीं होगा, वेरिएशन नहीं है तो दैट मीन इवोल्यूशन ही नहीं कर सकता। इवोल्यूशन के लिए क्या होना जरूरी है, वेरिएशन होना। तो यहाँ पे वेरिएशन एब्सेंट है, दैट मीन्स इसका इवोल्यूशन में कोई रोल नहीं है। इसके जस्ट अपोजिट होगा हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पे क्या है आपका, इट हैव ग्रेट रोल इन इवोल्यूशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से ही आपका इवोल्यूशन का प्रोसेस भी पॉसिबल हो पाता है, बिकॉज क्रॉसिंग ओवर होता है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है, जिसकी वजह से आपका इवोल्यूशन पॉसिबल हो पाएगा। इसके अलावा जो हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये कैसा होगा आपका, इट इज फास्ट, यूनिपेरेंटल है, तो ये क्या होगा आपका, फास्ट प्रोसेस होगा एंड सिंपल प्रोसेस। यहाँ पे आपका ज्यादा जाइगोट फॉर्मेशन ये सब चीजें यहाँ पे एब्सेंट होगी। वाइल जो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये कैसा होगा आपका, इट इज स्लो एंड कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। अब ऑब्वियस है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हो रहा है, पहले गैमेट का फ्यूजन होगा, देन दे विल फॉर्म द जाइगोट, देन जाइगोट आपका डेवलप करेगा, एम्ब्रियो बनाएगा, उससे पहले भी बहुत सारे डिविजन्स होंगे, एम्ब्रियो बनाएगा, देन एम्ब्रियो में आपके ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होगा, तब जाके वो आपका न्यू इंडिविजुअल बनेगा। लेकिन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो ये सारी चीजें एब्सेंट है, तो ये कैसी होगी, फास्ट होगी और सिंपल प्रोसेस होगी। तो these are the differences between the asexual and sexual reproduction. Now हमारा एक टॉपिक आता है यहाँ पे, बेसिक फीचर्स ऑफ द रिप्रोडक्शन। नाउ जो हमारी रिप्रोडक्शन है, इसके कौन कौन से फीचर्स होते हैं, कि कोई भी अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करेगा तो उसमें क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट जो हमारा बेसिक फीचर है रिप्रोडक्शन का, दैट इज द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। फर्स्ट जो हमारा फीचर है आपका रिप्रोडक्शन का, वो क्या है, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। चाहे आप प्लांट की बात करो, चाहे आप एनिमल की बात करो, या फिर आप ऑर्गेनिज्म की बात करो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करो, सब में रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए होना जरूरी है। अब ये रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए क्या है, मींस पैरेंटल डीएनए से डॉटर डीएनए बनाना। डीएनए अपना डुप्लीकेशन कर रहा है, अपनी एक और कॉपी बना रहा है। अगर डीएनए अपनी एक और कॉपी नहीं बनाएगा तो वो तो केवल पेरेंट के पास जाएगा। डॉटर जो हमारी डॉटर सेल प्रोड्यूस हो रही है, उसके पास क्या चीज जाएगी, उसके पास तो कोई जेनेटिक मटेरियल ही नहीं होगा। तो इसके लिए आपका सेल तो डिवाइड करती है, सेल तो डुप्लीकेट करती है, इसके साथ साथ आपका जेनेटिक मटेरियल दैट इज डीएनए का डुप्लीकेशन होना भी बहुत जरूरी है। तभी पेरेंटल सेल से जो हमारा डॉटर सेल है उसमें डीएनए जा सकता है। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट बेसिक फीचर ऑफ द रिप्रोडक्शन, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। अगर रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए नहीं होगा तो डॉटर सेल के पास जेनेटिक मटेरियल या डीएनए नहीं जाएगा। ठीक, देन सेकेंड हमारा यहाँ पे बेसिक फीचर क्या होता है, सेल डिवीजन। अब चाहे आपका प्लांट हो, एनिमल हो या माइक्रो ऑर्गेनिज्म, चाहे वो आपका यूनिसेल्युलर हो चाहे मल्टी सेल्युलर हो,
सब में सेल डिवीजन होना इम्पॉर्टेंट है। अगर सेल डिवाइड नहीं करेगी तो वो अपने मास में इंक्रीज नहीं कर सकती, मास में इंक्रीज नहीं करेगी तो डॉटर सेल के पास क्या आएगा। तो इसके लिए सेल को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, उसके साथ साथ डीएनए को भी डुप्लीकेट करना पड़ेगा। तो दिस इज द सेकंड फीचर ऑफ द रिप्रोडक्शन, सेल डिवीजन इज द कंपल्सरी की ऑफ द रिप्रोडक्शन। देन थर्ड होगा हमारा ग्रोथ ऑफ द प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है बेसिकली हमारा, न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म मतलब जो न्यूक्लियस के अंदर फ्लूइड प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म जो सेल के अंदर फ्लूइड प्रेजेंट होता है। तो जो प्रोटोप्लाज्म है, हमने कंप्लीट टर्म दे दिया यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म, दैट मींस न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म। ये आप सबको पता होगा, बहुत बेसिक टर्म है, बट फिर भी यहाँ पे इस प्रोटोप्लाज्म का भी ग्रो होना जरूरी है। क्यों? अब सपोज हम यहाँ पे एक सेल लेके चल रहे हैं, ठीक है, ये सेल है एंड दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ द सेल एंड इसके सराउंडिंग में क्या प्रेजेंट है, आपका साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, ठीक है, दिस इज अ सेल, पेरेंटल सेल। ठीक, अब इस सेल को क्या करना है, डिवाइड करके न्यू सेल का फॉर्मेशन करना है। तो इस सेल को आपका न्यूक्लियस भी डिवाइड करना है, इसके साथ साथ आपको साइटोप्लाज्म भी चाहिए, तो इसका भी क्या होना चाहिए, ग्रोथ होना चाहिए। अब ये जब सेल डिवाइड करेगी तो कैसे करेगी, कि सपोज ये सेल थी, सबसे पहले क्या होगा, इसका जो साइटोप्लाज्म होगा सबसे पहले उसका डिवीजन होगा, ठीक है, जैसे अमीबा में होता है, सबसे पहले किसका डिवीजन होगा, साइटोप्लाज्म का। देन उसके बाद जाके आपका ये न्यूक्लियस डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे ग्रोथ ऑफ प्रोटोप्लाज्म होना जरूरी है फॉर द सेल डिवीजन या फॉर द रिप्रोडक्शन। देन इसके बाद ये क्या बनाएगा आपका, यहाँ पे अभी इसने डिवाइड किया, देन ये आपका क्या करेगा, न्यूक्लियस भी डिवाइड करेगा, देन दोनों सेल के पास आएगा एंड देन ये डिवाइड होके आपकी टू डॉटर सेल का यहाँ पे फॉर्मेशन करेगा। तो वन आपका पेरेंटल सेल से टू डॉटर सेल बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ा उसको, एक तो जो डीएनए प्रेजेंट है न्यूक्लियस के अंदर उसका डुप्लीकेट होना पड़ा, ठीक है। देन उसके बाद सेल को डिवाइड करना है। सेल डिवाइड कैसे करेगी, साइटोकाइनेसिस एंड कैरियोकाइनेसिस से, ये हमने सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में पढ़ा है। साइटोकाइनेसिस मींस डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म, कैरियोकाइनेसिस मींस डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका सेल डिवाइड करेगी, साइटोकाइनेसिस होगा आपका, देन कैरियोकाइनेसिस होगा, तब जाके वो आपकी दो सेल बनाएगी। और साइटोकाइनेसिस होने के लिए क्या जरूरी है, आपका ग्रोथ ऑफ द प्रोटोप्लाज्म। अगर प्रोटोप्लाज्म ग्रो नहीं कर पाएगा तो आपकी जो डॉटर सेल्स है उसमें इक्वल अमाउंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो ये आपका थर्ड इंपॉर्टेंट फीचर था ऑफ द रिप्रोडक्शन। देन फोर्थ इज द फॉर्मेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव यूनिट्स। फोर्थ फीचर क्या हमारा, फॉर्मेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव यूनिट। मींस आपके गैमेट फॉर्मेशन भी यहाँ पे एसेंशियल है। बिना गैमेट फॉर्मेशन के फ्यूजन किसका होगा, कैसे जाइगोट बनेगा, कैसे आपका एम्ब्रियो बनेगा, कैसे ऑर्गेनिज्म बनेगा। तो इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, सबसे पहले आपके गैमेट का फॉर्मेशन होना चाहिए, तभी तो फ्यूजन होगा, तभी तो आगे की प्रोसेस हमारी बढ़ सकती है, ठीक है। इसके अलावा देन फिफ्थ पॉइंट होगा हमारा फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम रिप्रोडक्टिव यूनिट्स, ठीक है। अब आपकी जो रिप्रोडक्टिव यूनिट्स थी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें, मेल एंड फीमेल गैमेट था, आपका फ्यूजन हुआ, जाइगोट बना, एम्ब्रियो बना, देन उससे क्या बना दिया, न्यू इंडिविजुअल बना दिया। तो फिफ्थ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्या है, कि आपने सब कुछ कर लिया, सेल डिवाइड कर दी, रेप्लिकेशन डीएनए कर दिया, आपने प्रोटोप्लाज्म का ग्रोथ कर दिया, रिप्रोडक्टिव यूनिट बना दी, लेकिन जब तक आप न्यू इंडिविजुअल फॉर्म नहीं करोगे तब तक तो रिप्रोडक्शन का कोई आपका इंपॉर्टेंस ही नहीं है। रिप्रोडक्शन का मीनिंग ये क्या है, कि वो आपका न्यू इंडिविजुअल बनवा रहा है, कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पीशीज कर रहा है। तो इसके लिए यहाँ पे आपका जो न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन है ये भी आपका होना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो हमारे कौन कौन से मेन फीचर थे रिप्रोडक्शन के, फर्स्ट वन था रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, सेकंड वन था हमारा सेल डिवीजन, थर्ड वन था हमारा ग्रोथ ऑफ द प्रोटोप्लाज्म, देन फोर्थ वन था हमारा फॉर्मेशन ऑफ द रिप्रोडक्टिव यूनिट, एंड देन फिफ्थ वन था हमारा फॉर्मेशन ऑफ द न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम द रिप्रोडक्टिव यूनिट। These are the 5 basic feature of the reproduction। आप किसी भी रिप्रोडक्शन की बात करो, आपको ये चीजें वहां पे इन्वॉल्व होगी ही हो, ठीक है। नाउ हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देन हम आपका आगे जाके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे।
तो जो हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है डिफरेंट टाइप से हो सकता है आपका। फर्स्ट है हमारा बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन का मीनिंग क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय बाइनरी फिशन? इसका मीनिंग क्या है हमारा कि जो पैरेंटल बॉडी होगी, पैरेंटल बॉडी डिवाइड्स, पेरेंटल बॉडी क्या करेगी हमारा, डिवीजन करेगी एंड इनटू टू इक्वल हाफ्स, डिवाइड करके क्या बनाएगी, टू इक्वल हाफ बनाएगी एंड ईच हाफ विल प्रोड्यूस अ न्यू इंडिविजुअल या विल डेवलप इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। कि जो पेरेंटल बॉडी थी इसने डिवाइड किया टू इक्वल हाफ में, अब जो भी आपके हाफ होंगे वो क्या बनाएंगे, आपके डेवलप होंगे इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द बाइनरी फिजन। फिजन का मीनिंग क्या होता है, ब्रेक डाउन। बाइनरी टर्म अपन टू के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारी पेरेंटल बॉडी है वो आपका ब्रेक हो रही है इन द टू इक्वल हाफ। ठीक है, अगर एग्जाम्पल की बात करें तो किस किस में होता है बेसिकली आपका बाइनरी फिजन, आपका इट विल ऑकर्स इन द अमीबा एंड पैरामीशियम एंड यूग्लिना। ठीक है, इसमें क्या मिलेगा हमें, बाइनरी फिजन विल ऑकर्स। ठीक है, तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ द बाइनरी फिजन। अब डिपेंडिंग अपॉन द प्लेन ऑफ डिवीजन, जो हमारा बाइनरी फिजन है बेसिकली आपका थ्री टाइप्स का होता है। कौन कौन से थ्री टाइप होता है? फर्स्ट है हमारा सिंपल और इरेगुलर बाइनरी फिजन। सिंपल और इरेगुलर बाइनरी फिजन का मीनिंग क्या है कि जो हमारा डिवीजन हो रहा है पेरेंटल बॉडी का वो किसी भी प्लेन ऑफ डिवीजन में हो सकता है, वो कहीं से भी हो सकता है। ठीक है, तो ये इस टाइप का जो हमारा बाइनरी फिजन होता है वो किस में प्रेजेंट होता है आपका, इट विल ऑकर्स इन द अमीबा। ये किस में मिलता है हमें, अमीबा में, क्योंकि अमीबा का शेप कैसा होता है, बहुत ही इरेगुलर होता है। कैसे होगा कि सपोज दिस इज अवर पेरेंटल अमीबा, पेरेंट अमीबा, ये इसका न्यूक्लियस होगा, दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ अमीबा एंड दिस इज द साइटोप्लाज्म ऑफ अमीबा सेल। ठीक है, ये इसका साइटोप्लाज्म था। अब ये अमीबा सेल क्या होगा आपका, डिवाइड होगा। कैसे, ये टू इंडिविजुअल में बनाएगा। सबसे पहले यहाँ पे अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि सबसे पहले इसके अंदर क्या होगी, आपकी कैरियोकाइनेसिस होगी। कि जो हमारा न्यूक्लियस है वो आपका डिवाइड कर रहा है, तो सॉरी सबसे पहले क्या होगी यहाँ पे, साइटोकाइनेसिस होगी। कि जो हमारा साइटोप्लाज्म है वो आपका डिवाइड करेगा। तो फर्स्टली साइटोकाइनेसिस विल अकर। ठीक है, फर्स्ट स्टेज में क्या हुआ, साइटोकाइनेसिस मींस डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म। देन उसके बाद अभी तो पहले क्या हुआ था आपका साइटोकाइनेसिस, देन क्या हुआ आपका कैरियोकाइनेसिस। कि जो दोनों आपके साइटोप्लाज्म थे उसमें क्या आ गया, अपना अपना न्यूक्लियस आ गया। कैरियोकाइनेसिस का मीनिंग क्या होता है, डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियर। ठीक है, अब क्या होगा आपका, ये जो सेल है ये आपका ब्रेक होगी और कंप्लीट एक न्यू इंडिविजुअल का आपका फॉर्मेशन करेगी। मींस ये क्या बनाएगी आपका, इट विल फॉर्म हियर टू अमीबा डॉटर सेल। ठीक है, इसने यहाँ पे क्या बना दिया, टू अमीबा डॉटर सेल। तो यहाँ पे प्लेन ऑफ डिवीजन इरेगुलर था, कहीं भी यहाँ पे डिवीजन हो सकता है। ठीक है, तो हमें हमेशा याद रखना है कि पहले आपका साइटोकाइनेसिस होगा यहाँ पे एंड देन क्या होगा आपका कैरियोकाइनेसिस होगा। तो दिस इज द सिंपल और इरेगुलर बाइनरी फिजन which is present in the amoeba. Then second होता है हमारा longitudinal binary fission. Now what do you mean by longitudinal binary fission? यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा डिवीजन का प्लेन होगा वो हमारा longitudinal एक्सिस पे होगा। longitudinal एक्सिस का मीनिंग क्या होता है, जो वर्टिकल एक्सिस होगी। तो ऐसा जो हमें डिवीजन मिलता है ये किसमें मिलता है आपका, इट विल ऑकर्स इन द यूक्लिना। ये किसमें मिलेगा हमें, यूक्लिना में मिलेगा। अब ये होता कैसे बेसिकली, हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा रफ डायग्राम से समझते हैं। कि सपोज ये आपका पैरेंटल यूग्लिना है एंड इसके पास ये अपना फ्लैजेला है। आपको पता है यूग्लिना कैसे मूवमेंट करता है, विद द हेल्प ऑफ फ्लैजेला करता है। ठीक है, एंड इसके अलावा यहाँ पे इसका साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा। तो दिस इज योर पैरेंटल सेल। अब इस पैरेंटल सेल में क्या होगा आपका, वर्टिकल एक्सिस पे यहाँ पे क्या होगा, डिवीजन होगा। तो वर्टिकल एक्सिस पे डिवीजन होगा तो ये कैसे बनाएगा, ये कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले आपके टू फ्लैजेला का यहाँ पे फॉर्मेशन होगा। पहले पेरेंटल यूग्लिना में वन फ्लैजेला था, अब ये क्या बनाएगा, यहाँ पे टू फ्लैजेला का फॉर्मेशन करेगा। दीज आर द, इसको यहाँ पे अपन डिनोट भी कर देते हैं।
ये क्या है हमारा, दीज आर द फ्लैजेला। ठीक है, ये क्या है आपके फ्लैजेला है। अब वन फ्लैजेला था, इसने क्या बना दिया, आपके टू फ्लैजेला का यहाँ पे फॉर्मेशन कर दिया। अब इसके बाद क्या होगा यहाँ पे, अगेन आपका साइटोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस होगा। ठीक है, हम डायरेक्टली यहाँ पे दिखा दे रहे हैं। आपका यहाँ पे क्या होगा, साइटोकाइनेसिस एंड कैरियोकाइनेसिस होगा आपका पैरेंटल यूग्लिना पे। ये आपका साइटोकाइनेसिस कैरियोकाइनेसिस हुआ, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, साइटोकाइनेसिस एंड कैरियोकाइनेसिस, दोनों प्रोसेसेस यहाँ पे होगी आपकी। देन अब जब इसके पास अपना अपना साइटोप्लाज्म आ गया, अपना अपना न्यूक्लियस आ गया, तो अब ये आपका जो पैरेंटल यूग्लिना है ये क्या हो जाएगा आपका टू डॉटर यूग्लिना सेल में डिवाइड हो जाएगा। तो अब ये क्या बना देगा आपका, इट विल फॉर्म हियर टू डॉटर यूग्लिना सेल। तो जो इस टाइप का डिवीजन था ये कैसा था आपका, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे हो रहा था। यहाँ पे जो हमारी एक्सिस थी वो कैसी थी, वर्टिकल एक्सिस पे था। ठीक है, तो इसने यहाँ पे एज अ प्रोडक्ट क्या बना दिया, टू डॉटर यूग्लिना सेल। ठीक है, तो ये क्या आपका, दिस इज द सेकेंड टाइप ऑफ बाइनरी फिजन, दैट इज द लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। नाउ थर्ड टाइप का हमारा ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन का मीनिंग क्या है कि जो अब हमारा डिवीजन होना है वो कैसी एक्सिस पे होगा, ट्रांसवर्स एक्सिस पे होगा। ट्रांसवर्स एक्सिस का मीनिंग क्या होता है, इन जनरल टर्म अगर हम बोले तो जो हमारी हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वहां पे आपका क्या होगा, यहाँ पे आपका डिवीजन होगा। तो अब ये कैसे होगा, एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन किस में होता है हमारा, इट विल ऑकर्स इन द पैरामीशियम। ये किस में होगा हमारा, इट विल ऑकर्स इनटू योर पैरामीशियम। अब अगर हम पैरामीशियम के स्ट्रक्चर की बात करें, हम यहाँ पे बहुत रफ डायग्राम इसका ड्रॉ करेंगे। पैरामीशियम कैसा होता है हमारा, इसमें अगर आपके मूवमेंट की बात करें तो वो किसके थ्रू होती है आपकी, इट विल ऑकर्स थ्रू विद द हेल्प ऑफ सीलिया। यहाँ पे सीलिया के थ्रू आपका लोकोमोशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। अब आपको पता होगा कि जो हमारा पैरामीशियम है, यहाँ पे आपके टू टाइप की न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, मैक्रो न्यूक्लियस एंड माइक्रो न्यूक्लियस। तो जो डिविजन में आपका हेल्प करता है वो कौन सा न्यूक्लियस होता है, जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है वो कौन सा न्यूक्लियस होता है हमारा, इट इज द माइक्रो न्यूक्लियस। तो ये अपने को ध्यान रखने कि आपके यहाँ पे जो टू टाइप्स के न्यूक्लियस है, ये कौन सा हमारा, दिस इज द माइक्रो न्यूक्लियस विच विल हेल्प इन द रिप्रोडक्शन एंड दिस इज द मैक्रो न्यूक्लियस। ठीक है, इसके अलावा इसके सरफेस पे क्या प्रेजेंट होंगे, आपके सीलिया यहाँ पे प्रेजेंट होंगे फॉर द लोकोमोशन। ठीक है, अब बेसिकली यहाँ पे होता कैसे डिवीजन है, और इसके अंदर क्या होगा आपका, पूरा यहाँ पे साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा जैसा अभी तक हमने देखा था। तो अब यहाँ पे क्या होगा आपका, डिवीजन होगा ट्रांसवर्स एक्सिस पे, मींस हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे अगर हम डिवीजन की बात करें तो ये कैसे होगा आपका, जो हाइट यहाँ पे जो माउथ होता है इसका, ये सबसे पहले आपका डेवलप करेगा, दो साइड पे जाके ये डेवलप करेगा। ठीक है, यहाँ पे आपके जो न्यूक्लियस है इनका डिवीजन स्टार्ट होगा। एंड इसके अलावा यहाँ पे क्या प्रेजेंट होंगे, थ्रू आउट द बॉडी इसमें क्या प्रेजेंट होंगे, आपके सीलिया प्रेजेंट होंगे। देन इसके बाद क्या होगा आपका, अभी किसका आपका हुआ, केवल जो हमारी ओपनिंग थी उसका अभी डिवीजन हुआ। ठीक है, ट्रांसवर्स एक्सिस पे हो रहा है। अब इसके बाद आपका जो साइटोप्लाज्म है और जो आपका न्यूक्लियस है, इनका भी आपका यहाँ पे डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, थ्रू आउट द बॉडी तो इसमें सीलिया प्रेजेंट होंगे फॉर लोकोमोशन। ये आपके यहाँ पे टू माउथ ऑर्गन्स आपके डेवलप हो गए थे। अब आपके यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइटोकाइनेसिस एज वेल एज यहाँ पे क्या हो जाएगी हमारी कैरियोकाइनेसिस। तो इसको यहाँ पे लिख देते हैं, साइटोकाइनेसिस एंड कैरियोकाइनेसिस, ये दोनों चीजें आपकी एक साथ होगी यहाँ पे। ठीक है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा एंड देन न्यूक्लियस का डिवीजन होगा। इसके बाद जब दोनों के पास अपना अपना यहाँ पे आपका साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस आ गया है, तो अब ये क्या बना देगा आपका, इट विल अगेन फॉर्म हियर टू डॉटर पैरामीशियम सेल। इसने यहाँ पे क्या बना दिया आपका, टू डॉटर पैरामीशियम सेल का फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, दिस इज अवर फर्स्ट पैरामीशियम सेल and this is our second paramecium cell. These are the two daughter paramecium cell.
तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि आपका वन पैरेंटल पैरामीशियम था, इसने अगेन वही चीज की, साइटोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस किया और इसने क्या बना दिया आपका यहाँ पे टू डॉटर पैरामीशियम सेल का फॉर्मेशन कर दिया। नाउ जो हमारा फिशन है, फिशन अभी हमने पढ़ा बाइनरी फिशन था, जिसमें क्या था आपका जो पेरेंटल बॉडी था वो डिवाइड हो रहा था टू इक्वल हाफ में और दोनों क्या बना रहे थे, न्यू इंडिविजुअल बना रहे थे। अब चाहे वो आपका सिंपल आपने पढ़ा या फिर आपने लॉन्गिट्यूडिनल पढ़ा या ट्रांसफर पढ़ा, सब में एक जैसी चीज हो रही थी। बट यहाँ पे आपका एक डिफरेंस आ जाता है, एक और टाइप का आपका यहाँ पे फिजन आता है, दैट इज द मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन में क्या होता है, जो हमारी पैरेंटल बॉडी है ये आपका डिवाइड करेगी और बहुत सारी यहाँ पे डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन करेगी। तो बेसिकली ये जो हमारा मल्टीपल फिजन है ये किसमें होता है आपका, इट विल अकर इन द अमीबा। और अमीबा में कब होता है, ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। जनरली तो फेवरेबल कंडीशन में क्या कर रहा है अमीबा, आपका बाइनरी फिजन कर रहा है। लेकिन जब अनफेवरेबल कंडीशन आ रही है, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम आपका टेम्परेचर है, कोल्ड है या फिर बहुत ज्यादा रेन है, तब क्या करेगा अमीबा, आपका मल्टीपल फिजन करेगा। तो ये मल्टीपल फिजन कैसे होता है बेसिकली हमारा, इसको हम डायग्रामेटिकली समझते हैं। ठीक है, ये अमीबा में होता है या फिर आपका सेकेंड है प्लाज्मोडियम, तो इसको हम यहाँ पे प्लाज्मोडियम में पढ़ेंगे। आपका सपोज दिस इज द प्लाज्मोडियम, ये आपका पैरेंटल प्लाज्मोडियम है, इसके पास अपना न्यूक्लियस है और अपना साइटोप्लाज्म है। ठीक है, ये तो रिक्वायरमेंट है हमें कि न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म तो हमें चाहिए। तो प्लाज्मोडियम क्या करेगा, ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन ये क्या बना देगा, आपके बहुत सारे यहाँ पे डॉटर सेल बना देगा, अपनी सेल के अंदर ही बना रहा है, अभी बाहर डिवीजन नहीं हो रहा है। ये क्या बना रहा है आपके यहाँ पे डिवाइड करके बहुत सारे न्यूक्लियस बना रहा है, कैरियोकाइनेसिस कर रहा है, मल्टीपल न्यूक्लियाई का यहाँ पे फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है आपका मल्टीपल न्यूक्लियाई हो गया, मींस ये क्या हुआ आपका यहाँ पे इन दिस प्रोसेस, इसने क्या किया आपका कैरियोकाइनेसिस किया। अभी अनफेवरेबल कंडीशन चल रहा है। ठीक, अब जैसे ही आपका फेवरेबल कंडीशन आएगा उससे पहले ही क्या करेगा, जो भी हमारे न्यूक्लियाई हैं ये क्या करेंगे अपने सराउंडिंग में, अभी तो चलो ये हमारे क्या है आपके न्यूक्लियाई है, ये न्यूक्लियाई क्या करेंगे बेसिकली अपने सराउंडिंग में साइटोप्लाज्म एक्यूमुलेट कर देंगे। हर एक न्यूक्लियाई के सराउंडिंग में क्या प्रेजेंट होगा, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा। ठीक है, ये क्या था आपका, दिस इज योर न्यूक्लियाई एंड इसने क्या किया अपने सराउंडिंग में यहाँ पे साइटोप्लाज्म को एक्यूमुलेट कर दिया। ये कब चल रहा है आपका, अनफेवरेबल कंडीशन में चल रहा है। अब क्या होगा, जैसे ही आपका फेवरेबल कंडीशन आएगा, जैसे ही प्रॉपर उसको टेम्परेचर मिलेगा, सब कुछ अभी उसके एनवायरनमेंट के लिए है, तो ये क्या हो जाएगी आपकी जो पैरेंटल प्लाज्मोडियम सेल है ये क्या कर जाएगी आपकी, रप्चर कर जाएगी और रप्चर करके जो भी हमारे यहाँ पे सेल्स थी उनको ये क्या कर देगी, रिलीज कर देगी इन द एनवायरनमेंट। और ये सब किस में डेवलप हो जाएंगे, आपके न्यू, आपके ये सब किस में डेवलप हो जाएंगे, यहाँ पे न्यू प्लाज्मोडियम सेल पे डेवलप हो जाएंगे कि इन सब ने क्या बना दिया अपना न्यू प्लाज्मोडियम, आगे जाके ये फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हुआ बेसिकली आपका पैरेंटल सेल था, पैरेंटल प्लाज्मोडियम था, अनफेवरेबल कंडीशन में इसने क्या किया, कैरियोकाइनेसिस किया। पहले कैरियोकाइनेसिस करेगा, साइटोकाइनेसिस यहाँ पे नहीं करेगा। ठीक है, कैरियोकाइनेसिस किया, उसके बाद क्या किया इसने, अपने जितने भी न्यूक्लियाई थे उन सबके सराउंडिंग क्या कर दिया, साइटोप्लाज्म को एक्यूमुलेट कर दिया। एंड जैसे ही आपकी फेवरेबल कंडीशन आई तो जो हमारा पैरेंटल सेल था वो आपका रप्चर हो गया और इसने जितनी डॉटर सेल थी उसको एनवायरनमेंट में आपका सेंड कर दिया। अब वो क्या होगा आपका न्यू प्लाज्मोडियम में आपका डेवलप हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, पैरेंटल सेल रप्चर्स ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन, कि मीन्स जब प्रॉपर उसको एनवायरनमेंट मिला तो उसने क्या किया आपका रप्चरिंग करके न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन किया। तो ये क्या हो जाएंगे, दीज आर योर डॉटर सेल्स, मल्टीपल डॉटर सेल बनाई। एक था आपका प्लाज्मोडियम, उसने बहुत सारी आपकी डॉटर सेल का डिवीजन फॉर्मेशन किया। तो ऐसा जो आपका डिवीजन होता है उसको आप बोलते हो मल्टीपल फिजन। ऐसा ही आपका अमीबा में भी प्रेजेंट होता है। तो दीज आर द टू एग्जांपल ऑफ द मल्टीपल फिजन। तो आज की क्लास में बेसिकली हमने आपका डिस्कस किया अबाउट द बेसिक टर्म्स ऑफ द योर रिप्रोडक्शन।
देन आपके कुछ हमने लाइफ स्पेन की कुछ टर्मिनोलॉजी को डिस्कस किया था। देन उसके बाद हमने जो फेजेस आती है हमारी लाइफ स्पेन में हमने उनको डिस्कस किया था। देन वी डिस्कस अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एंड देन अभी हम डिस्कस कर रहे थे हमारा टाइप्स ऑफ द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पे हमने अपनी फर्स्ट जो हमारा टाइप है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, दैट इज द फिजन, बाइनरी फिजन बेसिकली, हमने उसको डिस्कस किया। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में बेसिकली डिस्कस करेंगे अबाउट द डिफरेंट टाइप्स, अदर टाइप्स ऑफ द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसे फ्रेगमेंटेशन है, रीजनरेशन है। देन वी विल आल्सो डिस्कस अबाउट वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन द प्लांट, वो आपका वहाँ पे टाइप होता है रिप्रोडक्शन का इन द प्लांट। तो हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को डिस्कस करेंगे, नेचुरल एज वेल एज आर्टिफिशियल। देन वी विल डिस्कस अबाउट सम पॉइंट अबाउट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देन जाके आपका ये चैप्टर कंप्लीट होगा। तो तब तक के लिए आप इस चैप्टर को स्टडी कीजिए, जो भी आज हमने डिस्कस किया आप इसको रीड कीजिए। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।